ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। Yes. Uh, Hirenji, could you just send the link once again to Hitesh Bhai and we will start in the meantime. So, सभी का स्वागत है। कुछ नए लोग दिख रहे हैं। Okay, so Hitesh Bhai has also joined us. Let me just spotlight Hitesh Bhai. So, Hitesh Bhai, नमस्कार, प्रणाम। आपका भोजन हाँ, नहीं प्रणाम। हो रहा है? शांति से भोजन हाँ, नहीं, करने भजन के से लिए जस्ट अभी खड़ा ही हुआ हूँ। शांति से भोजन कर लीजिए जी। नहीं, भोजन हो गया। ओके, तो नए लोगों के लिए एक थोड़ा सा परिचय मैं हितेश भाई का दे दूं, तब तक वो शांति से भोजन समाप्त कर ले। और अच्छा खाना, नेचुरल खाना कैसे बनाना है, कैसे उगाना है, ये हितेश भाई तो हमें सिखाते हैं। तो हितेश भाई को शांति से भोजन भी करने देते हैं तो उसका लाभ होगा। तो हितेश भाई का एक छोटा सा परिचय, जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए। तो आई विल शेयर द स्क्रीन। तो हितेश भाई का जो एकेडमिक एंड अचीवमेंट्स एंड रिकॉर्ड सारे हैं, ये यहाँ पे वेबसाइट पे लिखा हुआ है ही। meholisticcenter.com ये वेबसाइट है, उसमें नेचुरल फार्मिंग आप देख सकेंगे। पर उससे भी ज्यादा मुझे जो मन से बोलना है वो मैं पहले बोल लूं। तो हितेश भाई एक तो नेचुरल फार्मिंग कंसल्टेंट तो है ही, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस नेचुरल फार्मिंग कंसल्टेंट ऑफ इंडिया है। इन्होंने करीबन 30 साल पहले ये कमर्शियल फार्मिंग की प्रैक्टिस करते थे। और फिर मैं पत्रिका भी देखती हूँ, तो हितेश भाई की मैंने पत्रिका भी देखी हुई है। हितेश भाई के पत्रिका में बुद्ध बहुत उच्च का है, और इसलिए हितेश भाई का हमेशा से वो बिहेवियर पैटर्न ही है, स्वभाव रहा है कि पूरा खोल तक जाना है हर एक चीज में। और खोल तक जाने के बाद में हितेश भाई ने जो भी ड्रॉबैक्स थे कमर्शियल फार्मिंग के वो जाने। और उसके बाद में हितेश भाई ने जो आप बोलेंगे ये सारे प्रकार के जो फार्मिंग है ये सीखे हैं। फिर वो नैचिको फार्मिंग, अगर आपने नैचिको सुना होगा या नहीं सुना है, तो नेचुरल प्लस इको फ्रेंडली मिलके नैचिको फार्मिंग किया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग किया है, सुभाष पालेकर फार्मिंग किया है, मियावाकी फार्मिंग किया है, पर्मा कल्चर किया है। वॉट एवर यू नेम इट, ही हैज डन दैट ऑल। और इसमें से वो हमें सॉल्यूशंस देते हैं जो हमारे रिक्वायरमेंट के लिए एकदम एप्ट है, ये ऐसे रिक्वायरमेंट्स देते हैं। हमने अक्सर सुना होगा, या जो किसान भाई बहन है ये जानते हैं कि चट्टानों पर बहुत डिफिकल्ट होता है खेती करना, या जो डेजर्ट है वहां पे नहीं कर सकते। सॉल्ट की जगह है कच्छ में, वहां नहीं कर सकते हैं। शैडो के एरिया जो होता है, सोलर पैनल्स की आजकल बहुत बड़े बड़े 1 1 2 2 एकड़ में होते हैं, उसके नीचे नहीं कर सकते हैं। बराबर ना? पर हितेश भाई ने सभी जगह रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट्स पाए हैं, वो भी नेचुरल फार्मिंग से। कच्छ के अंदर फार्मिंग की है, जहां पे नीचे मिट्टी भी नहीं है, नमक है। चट्टानों में किया है, डेजर्ट्स पे किया है, पथरीली जगह पर किया है, सोलर पैनल्स के शैडो में भी खेती की हुई है, फार्म्स उगाए हैं, और वो भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। तो मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करके आपको बता दूं। Okay, so okay,
So is my screen visible here? हाँ, हो गया, आ रहा है। हाँ जी। तो ये एमी होलिस्टिक से, तो ये देखिए यहाँ पे ये हितेश भाई का फार्मिंग बायोडाटा है। इन्होंने जो जो नेचुरल फार्मिंग का एक 3 दिन का प्रोग्राम होता है, 3 दिन का कोर्स है, 2 घंटा रोज, ऐसे 3 दिन, तो 6 घंटे का ये कोर्स है, ऑनलाइन अवेलेबल है। और से पिछले प्रोग्राम के यहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स है। तो हितेश भाई, इसमें से एक प्रोजेक्ट के बारे में आप हमें कुछ बताएंगे, ताकि लोगों को समझ सके, कि हम देख पाएंगे कि किस तरीके से चेंजेस लाए हैं। अ, तो कच्छ का जो ये प्रोजेक्ट है आप देख रहे हैं, वो पूरी नमकीली जमीन के ऊपर है। और आप जितना भी सफेद पार्ट इसमें देख रहे हैं वो सारा नमक है। ये ये प्रोजेक्ट हमने तकरीबन 4.5 साल पहले चालू किया था। और इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि एक तो यहाँ पर पानी की बहुत कमी है। मतलब कि हमने 3.5 लाख पेड़ जो है वो 50 से 60 हजार लीटर पर डे पानी से ही हमने सरवाइव करवाए हैं। दूसरा, ये जो जगह है वहां पर आगे, इसके आगे एक दीवार है, और दीवार के पीछे आपको जो सफेद दिख रहा है वो समंदर है और नमक की खेती है। और उसके बीच में एक दीवार है, और दीवार के अंदर की साइड पूरा जो है वो जंगल है। यहाँ पर हम लोगों ने फ्रूट गार्डन किया हुआ है, बोटनिकल गार्डन किया हुआ है, बटरफ्लाई गार्डन किया हुआ है, नक्षत्र वन किया हुआ है, मियावाकी फॉरेस्ट किया हुआ है, और छोटे छोटे काफी कॉन्सेप्ट किए हुए हैं। चिल्ड्रन गार्डन से लेके सारी चीजें की हुई है। टोटल 3.5 लाख से ऊपर पेड़ है, और 120 प्रकार की वेराइटी है, और सारे फ्रूट की वेराइटी है, और सारे फ्रूट यहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में होते हैं। तो और हितेश, इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जी, ये जो सफेद भाग है, हाँ, ये वो नमक है, राइट? हाँ, वो नमक है सारा। हाँ, और इसके मतलब कि पीछे जो जो जमीन वहां साइंस खुली है, रहती है, जी, और इसके जो पीछे की जमीन जो वहां खुली तकनीक है रहती है आपकी, उसमें और दो या जिस तीन तरीके दिन में से नमक आ जाता है। फिर आपने बनाए हैं, सॉरी, हितेश भाई, थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ करिए ना, कि कैसे बनाया है, इसमें बायो कल्चर आपने कैसे किया है, और नेचुरल फार्मिंग कैसे। देखिए, उसके अंदर हमने दो चीजों का इस्तेमाल किया है। एक तो बायोमास का मल्च के तौर पे इस्तेमाल किया है, हम्म। और दूसरा बायोमास हमने जमीन के अंदर काफी मात्रा में डाला है। हम्म। क्योंकि कोई भी जमीन है उसको बायोमास की जरूरत रहती है। हम्म। तो हमने वहां पर गोबर खाद डाली है, और काफी मात्रा में बायोमास डाला है। 1 मीटर के एरिया में हम लोगों ने मिक्सिंग किया है, और हम्म। उसके बाद प्लांट लगा के उसके ऊपर हमने हेवी मल्चिंग किया है, 4 से 6 इंच का मल्चिंग किया है। हम्म। दूसरा, वहां पर हमने वहां के जो लोकल माइक्रोब है जो नमक के अंदर सरवाइव कर रहे थे उसको हमने ग्रो किया है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक जो साइंस की पद्धति है वो इस्तेमाल की है। वहां पर हमने जो छाछ के लेक्टोबेसिलस होते हैं माइक्रोब, वो छाछ के लेक्टोबेसिलस माइक्रोब हमने लिए हैं। हमने ईस्ट ली हुई है, क्योंकि ईस्ट भी जो है वो माइक्रोब का खाना होती है। और उसके अंदर वहां की लोकल मिट्टी के जो माइक्रोब है उसको डाला है, और गुड़ डाला है। और इन सबको फर्मेंट करके हमने वहां के लोकल माइक्रोब को है वो मल्टीप्लाई किया, और हम उसको रेगुलर हर हफ्ते 10 दिन में देते रहे। ये जो पौंड है वो 60 हजार लीटर की कैपेसिटी का पौंड है। हम लोग उसके अंदर एसटीपी का पानी और खारा पानी जो 25,000 TDS का पानी है एचटीपी क्या वो होता हम है लोग, भाई? सॉरी, एचटीपी क्या होता है? एसटीपी जो सुएज ट्रीटमेंट प्लांट है। अच्छा, अच्छा, ओके, ओके। हमने यहाँ पर मीठा पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है। जो सुएज ट्रीटमेंट का जो पानी आता था वो हर रोज का हमारे पास 40,000 लीटर आता था। हम्म। 20,000 लीटर हम समंदर का पानी उसमें मिक्स करते थे, ओके। खारा पानी, हम्म। जो 35,000 TDS का था, वो ओके। उसके अंदर मिक्स करके थे। फिर उसके अंदर हम लोग जो है वो फिश डालते थे, जो थोड़े खराब वाले पानी में सरवाइव करे ऐसी फिश डाली हुई थी। कप्पी। और ऊपर से हम ये जो लोकल माइक्रोब है वो लोकल माइक्रोब इसमें डाल के उसको 24 घंटा रहने देते थे। तो वो जो लोकल माइक्रोब है वो खारस जो है वो जो नमक है उसको तोड़ के उसको अवेलेबल मिनरल में अवेलेबल करवाते थे। कन्वर्ट फिर कर। वही पानी हम लोग पौधों को देते थे। तो बहुत ही नॉर्मल साइंस हमने इस्तेमाल किया है, इसमें कोई हाईफाई साइंस नहीं इस्तेमाल किया। और ये 3.5 लाख जो पेड़ है, उन 3.5 लाख पेड़ की कॉस्ट जो अगर मैं बताऊं आपको, तो पर प्लांट सिर्फ 40 रुपया कॉस्ट आई थी।
ओ। आप गूगल में देखेंगे तो गूगल के अंदर भी इसके बारे में काफी लिखा हुआ है, हाँ। क्योंकि ये इंडिया का ऐसा पहला लोता सिटी है जो आईजीबीसी का प्लेटिनम सर्टिफिकेट रखता है, और जीरो जीरो कार्बन एफिशिएंट शहर है। ओके। मतलब कि पूरी दुनिया में जो 7 शहर है उसमें से एक शहर कासेज है। जी जी। आपको प्रणाम हितेश भाई। थैंक आपके लिए यू। रॉकेट साइंस नहीं है, पर ये इस तरीके से अप्लाई करना और ये रिजल्ट अचीव करना, ये तो सोच के भी बाहर है। बहुत बढ़िया। तो हितेश भाई, बहुत लोगों के ये क्वेश्चंस है ना, ये अभी तो विंटर्स के ऐसे है कि एक तो विंटर के जी। अंदर हम लोग प्लांट्स कैसे मैनेज करें। दूसरी बात है कि बहुत ड्यू ड्रॉप्स आते हैं और सनलाइट नहीं आती है इस वक्त, और बहुत कीड़े आते हैं। तो ये तीन चीजों को हम कैसे मैनेज करें। और हाँ, बहुत सर्दी भी होती है, तो उसके अंदर हम क्या स्ट्रेटेजीज ले सकते हैं। सनलाइट कम रहती है तो क्या स्ट्रेटेजीज कर सकते हैं। तो इसका मार्गदर्शन करिए आप प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो आपका जो भी पौधा है वो जमीन के ऊपर मल्च होना चाहिए। जो भी पौधा आप लगाते हैं, चाहे वो गमले में आपने लगाया हो या फिर आपने क्यारी में लगाया हो या जमीन में लगाया हो, तो सबसे पहला थंब रूल ये है कि आप उसमें 4-6 इंच का हेवी मल्च कीजिए। और मल्चिंग के अंदर फ्लूपी मटेरियल जैसे कि अपने नारियल के बाल है, जिसको या फिर किसी भी प्रकार का हस्क है, या किसी भी प्रकार के स्ट्रो है, चाहे वो चावल का स्ट्रो हो गया, चाहे वो ज्वार बाजरी का स्ट्रो हो गया, उसका आपको 4 से 6 इंच का एक तो मल्चिंग करना है। तो उसे जमीन के अंदर गर्माहट रहेगी और वहां पर माइक्रोबायल एक्टिविटी बहुत ही बढ़िया तरीके से रहेगी। तो वो जो है वो पौधे को सीधा न्यूट्रिशन और मिनरल प्रोवाइड करवाएगी। दूसरा, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे कि पंजाब है, दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, ये सारे ऐसा एरिया है कि जहां पर ओस बहुत गिरती है। और दूसरा ये होता है कि वहां पर गाढ़ धुम्मस आता है। तो गाढ़ धुम्मस की वजह से क्या होता है कि सनलाइट की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही कम हो जाती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि 4-5 दिन 6 दिन सूरज ही नहीं निकलता है। तो ऐसी कंडीशन में हम दो चीजें कर सकते हैं। एक तो जब सनलाइट कम है तो उसको बहुत ही मिनिमम मात्रा में पानी दिया जाए, या सिर्फ हल्का सा मॉइस्चर मेंटेन रखा जाए। अगर हल्का सा मॉइस्चर मेंटेन रखेंगे तो जो वहां पर इंसेक्ट और दूसरे जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही कम आएंगे, क्योंकि सनलाइट कम है तो उसकी पानी की रिक्वायरमेंट भी कम है। और दूसरा, ऊपर से ओस गिर रही है, वो बारिश का काम कर रही है, तो वो तो पानी दे ही रही है। राइट तो हितेश अगर भाई, आपका मल्च अगर होगा तो हम जमीन लोग, गर्म रहेगी, तो पौधे को गर्माहट रहेगी। हाँ। कम पानी देंगे तो उस कम पानी की वजह से वहां पर जो है माइक्रो क्लाइमेट सेट रहेगा, और हवा में से जो ओस आ रही है वो जमीन उस ओस को पकड़ लेगा। तो वहां पर ओवर मॉइस्चर नहीं होगा, तो उसकी वजह से किसी भी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन या फिर किसी भी प्रकार के जो इंसेक्ट है वो बहुत ही कम आएंगे। ये पहली चीज हो गई। दूसरा, जहां पर सनलाइट का ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसे में ग्रो लाइट्स अवेलेबल होती है। पर ग्रो लाइट के अंदर जो पर्पल लाइट आती है और ब्लू लाइट आती है, ये दो लाइट का ही प्रयोग करना है। व्हाइट लाइट का प्रयोग नहीं करना है। व्हाइट लाइट जो होती है वो फ्लावरिंग लाने वाली लाइट है, और पर्पल लाइट और ब्लू लाइट है वो ग्रो करने वाली लाइट है। पर थोड़ी सी लाइट मिल रही है तो वो थोड़ी सी लाइट को कंपनसेट करने के लिए हम ग्रो लाइट मार्केट में अवेलेबल रहती है, तो वो पर्पल और ब्लू लाइट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पर वो लाइट आपको रात को 12 बजे के बाद चालू करनी है और सुबह 5 बजे बंद करनी है, क्योंकि वो आंखों के लिए और बॉडी के लिए अच्छी नहीं, हार्मफुल है। खास करके आंखों के लिए हार्मफुल रहती है। तो जब सब लोग सो जाए तब उसको चालू करना है, और सब लोगों का उठना का टाइम हो तब उसको बंद कर देना है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मॉइस्चर मेंटेन रखना है। और खास करके अगर कोई ब्रॉडकास्ट आता है कि भाई अगले 24 या 48 घंटे के अंदर बहुत ज्यादा ठंड पड़ने वाली है, तो हल्का सा पानी आप बढ़ाइए उसका। पर वो पानी आप शाम को दीजिए, क्योंकि अगर आप क्यारी में हल्का सा पानी दे देंगे तो ओस की वजह से यहाँ पर कहीं कहीं पर लोग बोलते हैं कि भाई हिम गिरा, उसकी वजह से हमारी फसल जल गई।
तो अगर आप वहां पर हल्का सा पानी उसको दे देंगे तो वो पौधे के ऊपर हिम की असर नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर पानी की मात्रा सप्रमाण रहेगी। तीसरा, अगर ओस गिरी है और आपका छोटा सा टेरेस गार्डन या किचन गार्डन है या खेत है, तो उसके अंदर आप सुबह जो कॉटन का कपड़ा रहता है, वो लंबी एक साड़ी ले लीजिए और दो आदमी साड़ी पकड़ के उसके ऊपर ऐसे क्रॉप के ऊपर चलते जाइए। या फिर आपका जो बगीचा है उसके ऊपर सुबह उठ के एक बार कॉटन का कपड़ा घुमा दीजिए, तो उसके ऊपर जो ओस पड़ी है वो ओस नीचे गिर जाएगी, तो उससे भी फायदा होगा। दूसरा, जो एलोवेरा आता है, सबके घर में एलोवेरा अवेलेबल है, तो आप दूसरा काम एक ये भी कर सकते हैं कि आप जो है वो 1 लीटर पानी के अंदर 10 या 15 ग्राम जो एलोवेरा का एक टुकड़ा है वो डाल के उसको ब्लेंडर मार दीजिए, और ब्लेंडर मारकर आप शाम को पौधे के ऊपर जो उसका स्प्रे कर दीजिए। तो एलोवेरा का एक खास प्रकार का कोटिंग हो जाएगा, उसकी वजह से वहां पर किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन भी नहीं आएगा, और जो ओस गिर रही है वो ओस एलोवेरा को टच करके नीचे गिर जाएगी, वो पत्ते के ऊपर नहीं ठहरेगी। तो ये छोटे छोटे जो 3 4 5 टिप्स मैंने आपको बताई, ये टिप्स आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके किचन गार्डन या टेरेस गार्डन को काफी सपोर्ट मिल जाएगा, और वहां पर जो प्रॉब्लम है वो बहुत कम हो जाएंगे। जी। बहुत ही बढ़िया हितेश भाई। एलोवेरा का पॉइंट है, ये क्लियर नहीं हुआ, ये एक बार आप रिपीट करेंगे प्लीज? कुछ नहीं करना है, आपको एलोवेरा का एक टुकड़ा लेना है, उसकी हाँ। ऊपर की या नीचे की स्किन भी नहीं निकालनी है। हाँ। ऐसे ही एक छोटा सा 1 लीटर पानी के लिए 20 या 25 ग्राम का एक टुकड़ा काटिए आप, उसको हाँ। पानी में डाल के उसमें ब्लेंडर मार दीजिए, ताकि उसका जो जूस है वो बिल्कुल ही बारीक होके पानी के अंदर घुल जाए। हाँ। उसके बाद अगर छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं तो आप छन्नी से उसको या कपड़े से उसको छान लीजिए, और उसका जो ओके। पानी है वो आप पौधे के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। अच्छा, यानी पत्तियों के ऊपर उसका एक कवच बन जाएगा। कवच बन जाएगा जो पानी को ठहरने नहीं देगा और ठंडी को लगने ओके। नहीं देगा। ओके, तो कीड़े भी नहीं आएंगे इससे? कीड़े भी नहीं आएंगे, ओके। और तो उसमें किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन भी नहीं लगेगा, ना फंगल लगेगा ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगेगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। इतने सिंपल सिंपल टेक्निक्स होते हैं, हम बस समझ नहीं पाते हैं। ओके, कुछ चैट बॉक्स में के क्वेश्चंस ले ले हितेश भाई। जी जी, पक्का। या शोभा जी हैप्पी न्यू ईयर जी, हैप्पी न्यू ईयर। प्रवलिका जी, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। द सेशंस ऑन यूट्यूब इन हिंदी और इंग्लिश। जी, ये हिंदी में ही सेशंस है। दर्शना जी हितेश भाई आपके साथ में थे ना डैरिल जी के प्रोग्राम जी में? जी। तो जी, ये भी है। सेशंस हिंदी में रहेंगे दर्शना जी, और यूट्यूब पे रहेंगे जी। रंजन जी पूछ रहे हैं मल्चिंग किसे कहते हैं? आ, देखिए, जो सड़ सके, जो बायोडिग्रेडेबल जो भी चीज है वो सारा मल्च है, और मल्च जो है वो सूखा होना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। पर आप ग्रीन मल्च भी कर सकते हैं, जैसे कि ग्राउंड कवर आप डालते हैं, आपने अगर मेथी डाल दी, आपने अगर धनिया डाल दिया, आपने अगर अजवाइन का डेंस वो करवा दिया, प्लांटेशन, तो उसको हम लोग लाइव मल्च बोलते हैं। पर एक्चुअल में पौधे को जो है वो ड्राई बायोमास की जरूरत रहती है। तो बायोडिग्रेडेबल जो भी चीज है, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो कार्डबोर्ड हो, चाहे वो लकड़ी का बुरादा हो, चाहे किसी भी प्रकार के स्ट्रॉ हो, या चाहे किसी भी प्रकार के हस्क हो, उन सबको आपको थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा कर देना है, और टुकड़ा करके आप उसको बिछा सकते हो जमीन के ऊपर। अगर जितना बारीक है उतना मल्च का थिकनेस कम रहेगा, और जितना मोटा है उतना थिकनेस ज्यादा रहेगा, मतलब कि सारी चीजों के जो हस्क है तो उसका आपको 2 या 3 इंच का मल्च करना है। स्ट्रो है तो आप उसको 4 या 6 इंच का मल्च कर सकते हैं। अगर लकड़ी का बुरादा है या कार्डबोर्ड या पेपर है तो उसका आपको आधे से 1 इंच का मल्च करना है बस। ओके। ऑलराइट, थैंक यू हितेश भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलका के प्लांट में फ्लावर बहुत आते हैं, फ्रूट्स नहीं आते हैं, तो क्या करें?
देखिए, गलका के फ्लावर में फ्रूट नहीं आने की वजह से ठंडी है। क्योंकि अगर आपके वहां पर ज्यादा ओस गिर रही है या आपके वहां पर ज्यादा ठंड पड़ रही है, तो इन दो हम्म। केस के अंदर गलका के अंदर फ्लावर तो आएगा मगर उसका पॉलिनेशन नहीं होगा। क्योंकि पॉलिनेशन करने के लिए मधुमक्खी चाहिए, और अभी इतनी ठंडी में मधुमक्खी नहीं आती होगी। इस वजह से ये पॉलिनेशन का प्रॉब्लम आता है। आप चाहे तो उसको हैंड पॉलिनेशन से पॉलिनेट अगर करते हैं सुबह सुबह, तो वो जो है वो फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट। सो रंजन जी मैन्युअली भी कर सकते हैं पॉलिनेशन, तो वो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्प्रे, जो अभी आपने एलोवेरा का बताया, हम्म। उसका फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, हमने कितने दिनों में देना 10 एक चाहिए? दिन में एक दफे, उससे ज्यादा नहीं करना है। ओके, 10 दिन में एक बार। जी। एक और क्वेश्चन है कि रोस्ट के प्लांट्स के बड्स आ रहे हैं पर वो फूल नहीं बन रहे हैं। हाँ, देखिए, अगर बर्ड्स फूल नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब कि आपका जो नाइट्रोजन है ना वो कम है। हम्म। ओके। ऑल राइट। तो नाइट्रोजन ज्यादा देना है तो नाइट्रोजन यानी ग्रीन सब्जियां का अंदर भी जो रहता है ये भी दे सकते हैं हाँ, डायरेक्टली। ग्रीन सब्जियां जो आपका है जो भी। वो ग्रीन सब्जी का जूस बनाकर डाल दीजिए, या सीधा ग्रीन सब्जी का जो छिलका है उनका मल्च कर दीजिए आप। या सो रंजन जी, ग्रीन और सब्जियों दूसरा का भी एक कारण मल्चिंग हो बहुत सकता है कि अगर बेटर उसके ऊपर रहेगा। इंसेक्ट लगे हुए हैं, जो थीप्स आती है, हाँ। अगर वो थीप्स लगी हुई है तो भी ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए अगर आप देख लीजिए, अगर ऐसा कुछ है तो आप उसके ऊपर विनेगर या साइट्रिक एसिड जो है वो 1 लीटर के अंदर जो है वो 1 ml के या आधा ml के हिसाब से डाल के आप उसका स्प्रे कर दोगे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। राइट, तो इसमें बायो एंजाइम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं विनीगर के हाँ, बदले। बायो एंजाइम भी पर 1 लीटर में आधे से 1 ml डाल के आप स्प्रे कर सकते हो। राइट, ओके। सो ग्लैडियोलस प्लांट आर क्वाइट हेल्दी, व्हाट टू डू फॉर फ्लावर्स? ग्लेडियस का कौन सा फ्लावर है वो शायद मुझे नहीं पता अभी। हाँ, ग्लैडियोलस को हिंदी में क्या बोलते हैं वो बता दीजिए शोभा जी। हाँ, व्हाट इज गुलका यानी स्नेक गार्ड बता दिए निष्ठा जी। राइट, मुझे एंड शोभा जी। मुझे उसका हिंदी नेम नहीं मालूम। ओके। एक वो काम कीजिए, लंबे आप बुके में। ग्रुप में फोटो शेयर कर दीजिए, हम देख लेंगे जरा। ओके ओके। जी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोंट ग्रो लाइट, अच्छा ग्लो लाइट बोल रहे हैं, ग्लो लाइट नेबर्स को हार्म नहीं करेगा क्या, ये प्रश्न है। देखिए, इसीलिए मैंने बोला कि रात को 12 बजे के बाद आपको चालू करनी है और सुबह 5 बजे उसको बंद कर देनी। जब सब लोग सो जाए तब चालू करना है, और सब लोगों का ओके। उठने का टाइम हो तब बंद कर देना है। ओके। ओके। हितेश भाई, दिल्ली तो जैसे शहर में रात तो होती ही नहीं है, सारे रात लोग चलते हैं। टेरेस पर पर तो लगा ऐसे हुआ है हिसाब में तो। फिर अपने को अपनी हिसाब से देखना पड़ेगा फिर। ओके। क्योंकि वो ज्यादा दिनों तक अगर आप ग्रो लाइट का लाइट जो अगर अपनी आंखों में लेंगे ना, तो फिर आपकी जो विजन है ना वो थोड़ी धुंधली हो जाएगी। उसकी जगह ये एलईडी बल्ब्स नहीं लगा सकते? एलईडी बल्ब्स भी काम करते हैं, पर उसकी एलईडी बल्ब्स के अलावा जो पीला पुराना वाला बल्ब आता था ना, वो हाँ हाँ। पुराना वाला पीला बल्ब ज्यादा काम देता है, पर वो पावर ओके। बहुत खाता है। हाँ, ठीक है। राइट। सो बाकी पीला हितेश वाला भाई बल्ब आज, जो है वो सबसे बेस्ट है। ओके, पुराना पीला वाला। हाँ, जो फिलामेंट वाला बल्ब आता था हमारा, राइट, राइट। जिसके सो नीचे बैठ हितेश के हम भाई पड़े आज, हैं, हम सब पड़े हैं वो। हाँ। हितेश भाई आज कुछ नए लोग भी जुड़े हुए हैं। सो जी। एक कहाँ से है, एक निष्ठा जी, नए लोग प्लीज अनम्यूट करके अपना परिचय प्लीज दे दे, आप कौन से सिटी से है? निष्ठा जी, इफ यू कैन, आर यू एबल टू अनम्यूट? ओके, हाँ जस्ट वन सेकंड। मैं अहमदाबाद से हूँ। ओके, वो तो आप गुजरात से ही, मैं भी राजकोट से हाँ, हूँ। गुजरात से। हाँ। हाँ। हम्म। अपन ने
मैं नीलिमा बाफना। मैं जोधपुर और मुंबई दोनों जगह, मुंबई में मैं और पूर्वी एक ही बिल्डिंग में रहते हैं हितेश भाई। ओके, तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपके पास तो मतलब कि एनर्जी इंजन है। बिल्कुल है, लेकिन जोधपुर की समस्याएं तो जोधपुर की अलग ही। अभी मैं जैसे जोधपुर आई हुई हूँ, तो मेरे पेड़ की पत्तियां गिरी हुई है, या चीकू में थोड़ी फ्लावरिंग है, या जैसे आप हस्क बोलते हो, तो हस्क कहाँ मिले जिसे हम मल्च करके हों, क्योंकि मेरा ये जोधपुर का घर तो जो केयर टेकर के भरोसे ही रहता है। तो देखिए मुझे दीदी, हंस समझा के नहीं मिले तो आसपास में जितने पत्ते मिले ना, वो केयर टेकर को बोलिए कि वो पत्ते जितने हो सके उतना भर दीजिए। हाँ, वो आपने जो मुझे एक बार बोला था, जामुन के एक पेड़ की डाली मैंने आज अभी कटवाई, कि हाँ, तो ताकि उसके जामुन पत्ते में फल सारे आने डलवा लगे। दीजिए। वो सब मैंने वहीं डलवा दिए अभी डालियां। मैंने कहा पत्ते सूख जाए तब यहीं रहने देना तुम इनको। हाँ, हम्म, उसकी और मैं छोटी भी फिर छोटी क्यारी वो, टहनियां साफ भी नहीं डाल करवाती। दीजिए आप, और पत्ते भी डाल दीजिए। ठीक है। और नींबू के पेड़ में भी वो सूख गई हैं डालियां, थोड़ी सूख, डालियां नहीं सूखी, हली है, लेकिन पत्ते गिर गए हैं अभी। तो कारण विंटर से। हाँ, विंटर की वजह से ऐसा होता है। थोड़ा आप पानी अब उसको देना चालू कीजिए। ठीक है। तो वो ऐसा है तो एक बार आप जो है ना, जमीन के अंदर 100 ml जितना विनेगार दे दीजिए 50 लीटर पानी में। अच्छा, और 50 लीटर पानी पूरा उस नींबू की क्यारी में, मतलब हाँ, क्यारी में डाल अम्ब्रेला के देना है। हिसाब से डाल दीजिए। ठीक है। हाँ और विनेगर। जी। धन्यवाद। और चीकू में अब थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग नजर आने लगी है। अब चीकू भी आप खाएंगे, बस अब आप मल्चिंग पे कंसंट्रेट कीजिए, बाकी आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। हितेश बस भाई, आपने ये पिछली बार कहा था कि तो नींबू के प्लांट्स। जस्ट अ मिनट, एक ही मिनट, हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। दर्शना जी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं अहिल्या नगर में हूँ और अभी अभी एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो अच्छा। एक्सपेरिमेंट्स चालू है। अभी बहुत कुछ थोड़ा थोड़ा जगह पे लगाया है, क्योंकि वो सीड्स मैंने मंगाई थी, तो वो सीड्स आती है बहुत कम। तो उसके सीड्स और बनाने के लिए अभी फिलहाल लगाया है। आलू ऐसा ही लगाया है, तो बस इतना अभी चालू है। मैंने वहां पे एक उस दिन मुझे लगता है हितेश जी से मैंने वीडियो भी दिखाया, वहां पे उन्होंने गेहूं लगाया है, तो हम्म। उसमें उन्होंने यूरिया यूज किया है हम्म। एक 10 दिन पहले। अभी वो कल्कि हम्म। का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो कब डालना है मुझे पता नहीं। देखिए, अगर 10 दिन हो गए तो आप कल की डाल दीजिए, क्योंकि यूरिया का जो रिजल्ट है ना, वो 48 आवर्स में खत्म हो जाता है। अच्छा, तो कल्कि कभी भी डाल सकते हाँ हो? हाँ, आप कल की अब डाल सकते हैं, 10 दिन हो गया तो। ठीक है, ठीक है। जी। यस, थैंक यू सभी को। दर्शना जी के बारे में बता दे, डैरिल जी के प्लेटफॉर्म पे जो सत्र हुआ था, तो दर्शना जी भी वहां पे थे हितेश भाई के साथ में। आपके अगर कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हम लोग ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और जो नए लोग हैं, वो लोग अपना परिचय प्लीज एक बार दे दे। एंड मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि नए लोगों को थोड़ा बोलने का मौका दीजिए, हमारे क्वेश्चंस कभी समाप्त नहीं होंगे। पर रंजन जी, आप अपना परिचय बताएंगे? आप कहाँ से हैं, कौन से सिटी से है, और क्या करते हैं? एक हाँ, नमस्ते। मैं रंजन कोटेचा गुजरात से, बड़ौदा से हूँ। और मैं जी। थोड़ा मैंने गार्डनिंग करना, आपका प्रोग्राम देख के ही मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया और थोड़ा थोड़ा गार्डनिंग करना शुरू किया, अरे वाह। कंपोस्टिंग करना शुरू किया। और ये अभी थोड़ा थोड़ा प्लांट लगाए हैं। तो प्रॉब्लम आते हैं तो वही सुन के थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ता है कि उसको कैसे सोल्व करें। थैंक यू हितेश भाई और मंजू जी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हितेश भाई, लुलुआ जी का एक क्वेश्चन है कि वो जो डाग आए थे, ये लुलुआ जी, आपने जो फोटोज शेयर किए हैं, ये आप हितेश भाई आप देख सकेंगे चैट बॉक्स में, लुलुआ जी ने फोटोज शेयर किए हैं। लीव्स में ऐसे रेड पैचेस आ गए हैं और वो हार्ड हो गए हैं। तो इसका क्या रीजन है, ये लुलुआ जी पूछ रहे हैं। चैट बॉक्स में 1 मिनट चालू रखिए। अच्छा, मैं
लुलुआ जी, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं यहाँ शेयर कर दूं, अगर ये पॉसिबल। चैट बॉक्स में शायद नहीं दिख रहे मुझे। ठीक है लुलुआ जी, आप व्हाट्सएप कर देना। लीव्स में रेड पैचेस आ गए हैं और हार्ड हो गए हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? कौन से क्रॉप में है ये? लुलुआ जी, अपना क्रॉप बताएं। अच्छा, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे 2 मिनट ही बाकी है। अविनाश जी का है, रामफल ट्री फ्रूट्स आर ड्राइंग एंड बिकमिंग ब्लैक एंड नॉट ग्रोइंग टू द फुल साइज। तो अ, देखिए, रामफल आपका जब खत्म हो जाए ना, तो उसके बाद उसको आप खाना खिलाइए और थोड़ा उसको पानी दीजिए। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो भी फ्रूटिंग ट्रीज है, वो एक बार फ्रूट दे देता है ना, बाद में लोग उसको भूल जाते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में आप जितने भी फ्रूट ट्री है, उसका फ्रूट आप लेते हो, तो फ्रूट लेने के बाद उसको आपको खाद देना होता है। चाहे कंपोस्ट दीजिए, बायोमास दीजिए, और उसको फ्रूटिंग के बाद 1 महीना पानी दीजिए, और उसके बाद उसको रेस्ट में भेजिए। हम्म। और रामफल जो है वो डेसिडियस प्रकार की वेराइटी है। तो आपका जैसे ही उसका फ्रूट खत्म हो जाता है, तो आपको एक पानी उसको देना है, और उसके बाद पानी उसका बिल्कुल बंद कर देना है। उसके पत्ते सारे झड़ जाएंगे और उसकी सिर्फ डंडियां खड़ी रहेगी अगली बारिश तक। मतलब कि आपका रामफल जो है वो अभी पक रहा होगा, तो अभी आपका अगले महीने में रामफल पूरा हो जाएगा, फरवरी में। फरवरी में रामफल जैसे पूरा हो जाता है, तो एक पानी देके, खाद देके आप उसको फिर पानी बिल्कुल बंद कर दीजिए। फिर आपको पानी सीधा जो बारिश का पानी उसको मिले, वही पानी आने देना है। तब तक उसको बिल्कुल पानी नहीं देना है, अगर ज्यादा आपका पानी के जमीन के कारण भी अंदर है तो। समस्या होती है ना? ज्यादा पानी के कारण भी हाँ समस्या होती है मेन। जी, ज्यादा पानी के कारण ही उनके फ्रूट जो है वो ब्लैक हो जाते हैं। राइट। सो हितेश भाई, बस 1 मिनट बाकी है और हम एक क्वेश्चन और सुचिता जी जुड़े हैं। तो सुचिता जी, वेलकम। एंड आप कहाँ से हैं, आप बताएं अपने बारे में। थैंक यू। मैं अहमदाबाद से हूँ। आज ट्री वॉक्स के ग्रुप पे मैंने आपका मैसेज देखा था, तो इसीलिए मैंने ज्वाइन किया है। ओके ओके। और